हेलो एवरीवन। पार्ट वन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आपने देखा होगा। आपने समझा होगा कि ये एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्या है, डिस्टर्ब्ड एरिया कैसा रीजन है, और कौन वो ऑथोराइज्ड है डिक्लेयर करने के लिए बाय नोटिफिकेशन, है ना। गवर्नर जैसे हमने देखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर इम्पावर्ड है यूनियन टेरिटरी के केस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्पावर्ड है। आज हम लोग आगे देखेंगे कि कंट्रोवर्सीज क्या है और जो लीगल पोजीशन है उसको और डिटेल में देखेंगे। स्पेशल पावर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, है ना। आर्म्ड फोर्सेस में हमने देखा मिलिट्री फोर्सेस या एयर फोर्स जो एज एन लैंड फोर्स ऑपरेट करे, और यूनियन का आर्म्ड फोर्सेस, तो इनको क्या स्पेशल पावर्स दिया गया। अभी हम लोग देख रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किस ऑफिसर को पावर मिलेगा, कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर को, वारंट ऑफिसर को, या फिर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को। तीन कैटेगरी, और एनी अदर पर्सन और ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, और इस तरह का रैंक होल्डर अगर और भी कोई होगा आर्म्ड फोर्सेस में तो उनको ये पावर मिल सकता है। ये पावर जो है वो कैसा पावर है, स्पेशल पावर। क्यों स्पेशल पावर है? क्योंकि स्पेशल जो है वो सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं। तो जब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो स्पेशल सिचुएशन को डील करने के लिए स्पेशल पावर्स है। एक पावर को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर काफी कंट्रोवर्शियल है। यहां कहा गया है सेक्शन ए में ऑफ द एक्ट, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन, कौन ही मतलब द ऑफिसर, मे बी कमीशन, वारंट और द नॉन कमीशन, that it is necessary so to do for the maintenance of public order, after giving such due warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use force even to the causing of death। यानी ऑफिसर अगर आपको वार्निंग दे रहा है और आप उसकी वार्निंग को इग्नोर करेंगे तो वो फायरिंग कर सकता है, फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है। अगर ये ऑर्डर के बाद फायरिंग के वजह से या फोर्स के वजह से डेथ भी हो जाए तो वो भी यहां पे उसको स्पेशल पावर्स दी गई। अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज एक्टिंग इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ और ऑर्डर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कि लॉ को वायलेट कर रहा है जो समय लगा हुआ है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये पावर जो है वो ऑफिसर को दी गई है। प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ 5 और मोर, 5 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित ना हो, इसका ऑर्डर दे सकता है। और द कैरिंग ऑफ वेपन्स और ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज वेपन्स और ऑफ फायर आर्म्स, और ये सब प्रोहिबिट कर सकता है कि आर्म्स वगैरह जो है ये कैरी नहीं करेगा ऑफिसर, मतलब वहां के जो लोग होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर है उसको क्या पावर है कि यूज ऑफ फोर्स कर सकता है, फायरिंग कर सकता है। अगर डेथ भी हो जाएगी तो भी ये लायबल उसके लिए नहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसने क्या वायलेट किया, लॉ को वायलेट किया। तो ये तो ऑफिसर को स्पेशल पावर देके भेजा ही गया है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित ना हो, वेपन्स के साथ ना जमा हो, ना यूज करे, और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड है। तो ये सारे पावर्स किसको मिले हुए हैं, आर्म्ड फोर्सेस को। और क्या पावर है, अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, या फिर सर्च कर सकता है बिना वारंट के। नॉर्मली बिना वारंट के अरेस्ट करना और किसी भी प्रीमाइसेस को सर्च करना अलाउड नहीं है, लेकिन ये स्पेशल एक्ट, तो जो स्पेशल एक्ट होता है वो ओवरराइड करता है जो नॉर्मल एक्ट होता है, ऑर्डिनरी एक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ऑफिसर को ये पावर है कि वो वारंट के बिना सर्च भी कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है वारंट के बिना। तो ये देखिए, ये जो सेक्शन यहाँ पे एक पावर जो हम लोग देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है कि डेथ हो गई किसी भी सिविलियन की किसी भी एम्बुश में तो होता है कि भाई आर्मी लायबल है, लेकिन इसको स्पेशल पावर देके भेजा गया है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये फायरिंग कर सकता है। अब ये जो एक्ट है इसके ऊपर और क्या क्या एलिगेशंस है और कोर्ट क्या कहती है। ये जो कन्फर्मेंट ऑफ पावर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स है, मतलब कि कमीशन्ड ऑफिसर जो अथॉरिटी इल्ड करते हैं उनको पावर तो आप दे ही रहे हैं, साथ में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को भी दे रहे हैं। जैसे एक हवलदार, हवलदार जो है वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर है, तो कैन नॉट बी सेड टू, कोर्ट कहता है
कि ये इंद्रजीत बरुआ वर्सेस स्टेट ऑफ असम में कोर्ट कह रहा है कि जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर को भी पावर मिला गया है जैसे हवलदार, तो ये बैड और अनजस्टिफाइड नहीं है। ये बैड और अनजस्टिफाइड नहीं है कि केवल कमीशन्ड ऑफिसर को पावर मिले, नॉन कमीशन्ड को नहीं मिले। तो ये कोर्ट इस पर एग्री नहीं करता, कहता है कि जो प्रावधान है वो सही है। आर्म्ड फोर्सेस मस्ट एक्ट इन कोऑपरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरे केस में कोर्ट क्या कहता है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करे, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। क्योंकि हमने सब शुरू में देखा था कि आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ द सिविल पावर, वो रिप्लेस जाके नहीं कर देते कि आपकी अथॉरिटी खत्म, अब हम देखेंगे पूरे सिचुएशन को। तो ये जो प्रावधान लॉ में है उसको एज इट इज फॉलो करे। आर्म्ड फोर्सेस इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता, उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आर्म्ड फोर्सेस कुड वर्क इन हार्मनी व्हेन दे आर डिप्लॉयड इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। ये लुई थुकिया वर्सेस रिशांग केशिंग, ये केस में कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेगा। इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, अगर मान लो कि अरेस्ट करते हो, जैसे उसमें था कि अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के आर्म्ड फोर्सेस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन जब अरेस्ट होगा, आर्मी अथॉरिटीज ड्यूटी बाउंड टू हैंड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। यानी जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया उसको आपको किसको सौंपना है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की अथॉरिटी है उसको सौंपना है, विथ लिस्ट पॉसिबल डिले, डिले नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 5 दिन तक, 6 दिन तक, 1 सप्ताह तक आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये अलाउड लॉ में नहीं। आपने उसको अरेस्ट क्यों किया बिना वारंट के? क्योंकि जब तक आप वारंट लेने जाते, कोर्ट इश्यू करता, तब तक काफी डिले हो जाता, तो नुकसान हो जाता। आपको तुरंत पावर मिली, आप अरेस्ट करेंगे, लेकिन अरेस्ट करने के बाद आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उस पर्सन को देंगे। रिसेंट डेवलपमेंट्स, अभी देखिए ये एक्ट हाईलाइटेड है, मैंने पहले भी बताया। द यूनियन होम मिनिस्ट्री थर्सडे दिसंबर 30, 2021 को ये एक्सटेंड कर दिया इन्होंने अफ्स्पा को इन द होल ऑफ नागालैंड फॉर अनदर 6 मंथ्स। यानी कि ये पावर हम देख रहे थे सेक्शन 3 के अंदर गवर्नर को भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज को देख रही है? होम मिनिस्ट्री देख रही है। तो होम मिनिस्ट्री ने पूरे नागालैंड के लिए इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। इन अ नोटिफिकेशन द मिनिस्ट्री सेड, और मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that the area comprising the whole of the state of Nagaland is in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary. ये सेक्शन 3 को कोट किया है गवर्नमेंट ने, सेक्शन 3 ऑफ अफ्स्पा। उसमें हमने देखा था यही लिखा गया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो इन एड मदद करेगा जाके सिविल पावर का। क्यों? क्योंकि डेंजरस कंडीशन है, सिचुएशन है। तो होम मिनिस्ट्री भी यही अपने ऑर्डर में कहती है। मणिपुर गवर्नमेंट ऑन दिसंबर 8, 2021 इशूड अ नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड द एक्ट इन द स्टेट। ये मणिपुर गवर्नमेंट भी कर रही है। तो वहां पे कौन ऑर्डर इशू करेगा? गवर्नर करेंगे। एक्सक्लूडिंग द म्युनिसिपल एरियाज ऑफ इम्फाल, इम्फाल के म्युनिसिपल एरिया को छोड़ के, फॉर अनदर ईयर। The order said the governor of Manipur is of the opinion that due to violent activities of various extremist insurgent groups, entire state of Manipur is in such a disturbed condition that the use of armed forces in aid of civil power is necessary. देखें, ये एग्जाम्पल है कि कहां सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्ट्री सेक्शन 3 को यूटिलाइज कर रही है, और यहां पर कौन यूटिलाइज कर रहे हैं? गवर्नर ऑफ मणिपुर। ये भी जो ऑर्डर है वो सेक्शन 3 के अंदर अफ्स्पा के इशू किया जा रहा है। यानी सेक्शन 3 के अंदर कंकरेंट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, टू इशू द एप्लीकेशन ऑफ द अफ्स्पा एक्ट। ठीक है। रिव्यू ऑफ द एक्ट, ये एक्ट क्या सही एक्ट है, क्या लेजिटिमेट एक्ट है या इलेजिटिमेट एक्ट है, इसका रिव्यू भी टाइम टू टाइम हुआ। अभी दिसंबर 26, 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी 2014 में, उसके बाद द यूनियन होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल लेड बाय इट्स ऑफिसर टू रिव्यू द विड्रॉल ऑफ द अफ्स्पा इन द नागालैंड। ठीक, अभी तो हम देख रहे हैं पूरे नागालैंड में 6 महीने तक एक्सटेंड हो गया अफ्स्पा।
लेकिन एक कमिटी बनाई गई है, पैनल बनाया गया है कि वो रिव्यू करे कि क्या जरूरत है आर्म्ड फोर्सेस को वहां से हटाने की। होम मिनिस्ट्री डिसीजन टू सेट अप अ न्यू पैनल, ये नेसेसिटेट कब हुआ? जब एक बॉस्ड ऑपरेशन हुआ, एक फॉल्स ऑपरेशन हुआ बाय द आर्मी लेड टू द किलिंग्स ऑफ मोर देन अ डजन सिविलियन। 1 दर्जन से भी अधिक सिविलियंस की मौत हुई थी अभी हाल फिलहाल में अफ्स्पा के अंदर, जब पावर यूज कर रहे थे आर्म्ड फोर्सेस, तो उस केस में हुआ था दिसंबर 4 में इन द नागालैंड मॉन डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बाद ये यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट करके रिव्यू में डाली है इसको कि आप देखिए कि क्या इसको हटाने की जरूरत है। लेकिन तब तक, जब तक वो पैनल अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देती, और अभी से 6 महीने तक दिसंबर से अफ्स्पा पूरे नागालैंड में एप्लीकेबल है। एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। इसके पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे बीपी जीवन रेड्डी, तो ये रेड्डी कमीशन जो थी उसने कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में 2005 में कहा था कि अफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, है ना। लेकिन इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई सुनवाई आगे हुई नहीं, और सिचुएशन भी आप देखें कि अभी भी ऐसा बना हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न में कि कहीं कहीं पर इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है पूरे राज्य के लिए, या कहीं पार्ट ऑफ में लगाना पड़ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है वो पीरियोडिकली इशू करता है, मतलब 6-6 महीने पर इसको रिव्यू करता है टू एक्सटेंड अफ्स्पा ओनली फॉर। लेकिन ये नागालैंड और अरुणाचल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कर रही है, वेयर इट इज एप्लीकेबल इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, ये अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग, ठीक है। और जो ये दोनों पुलिस स्टेशन नामसाई और महादेवपुर में आते हैं, तो यहां पर भी लगा हुआ है। The notification for Manipur and Assam is issued by the state government. मणिपुर और असम के लिए जो है वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है। त्रिपुरा रिवोक द एक्ट, त्रिपुरा ने, ये त्रिपुरा में भी लगा हुआ था, त्रिपुरा ने एक्ट को, किस एक्ट को, अफ्स्पा को हटा दिया 2015 में। मेघालय में भी अफ्स्पा था, 27 साल तक मेघालय अफ्स्पा के अंदर था, लेकिन इसने एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको 1 अप्रैल 2018 से मेघालय के लिए हटा दिया है। तो अभी देखिए असम जो है, नागालैंड उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए हुए है, मणिपुर और असम में जो स्टेट गवर्नमेंट लगाए हुए है, त्रिपुरा और मेघालय में ये हट चुका है। दिस वाज डिस्पाइट नॉर्थ ईस्ट रिपोर्टिंग। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इंसर्जेंसी के मामले कम रहे, घट रहे, जैसे कि पिछले 20 साल में ये देखा गया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 31 अगस्त 2021 तक जो इस तरह के इंसर्जेंसी के केसेस थे वो 135 रह गए हैं, जो कि 1999 में 1743 हुआ करते थे। तो ये देखिए कितना घटा है, 1743 केसेस ऑफ इंसर्जेंसी से अभी हम केवल 135 पर हैं। तो बहुत हद तक इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कई बार ये राज्यों में क्यों कंटिन्यू करता है, इस पर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत। कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं इसको लेके, कंटिन्यू करवाने को लेके। डिस्टर्ब्ड एरिया टैग फैसिलिटेट करता है more funds from the center and it is one of the reasons for states to continue its application. तो कई बार स्टेट जो है वो ज्यादा फंड मिलते रहे सेंटर से, इसके लिए भी इसको कंटिन्यू करना चाहती है अपने राज्य में। तो ये जो रीजन है ये पॉलिटिकल रीजन हो जाता है कि आपको फंड चाहिए इसलिए। और ग्राउंड में एक्ट में क्या है कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया हो जाए, इसलिए हो जाए क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को कैपेबल नहीं है मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि केसेस कम भी आ रहा है, मैनेज हो सकता है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे रही है। क्यों? ज्यादा इसको फंड चाहिए सेंटर से इस रीजन के लिए, क्योंकि ये टैग जब तक रहेगा तब तक सेंटर से फंड फ्लो करेगा। सिंस 1995 Center has been implementing the security related expenditure scheme. सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम चलाती है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जिसमें मिजोरम नहीं है और सिक्किम नहीं। यहाँ पे सेंटर रीइंबर्स करती है 90% ऑफ द खर्चा को, ये वापस पैसा देती है ऑफ द एक्सपेंडिचर जो कि राज्य करते हैं।
ऑन वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड आइटम। यानी राज्य जो है, जहां मिजोरम और सिक्किम नहीं आता है, बाकी राज्य हैं, वो जो अपना सिक्योरिटी पर खर्चा करते हैं, तो वो जो जितना खर्चा हो उसमें 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वापस दे देती है, which include raising of the India Reserve battalions, logistics to the central arm, मतलब लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना सीएपीएफ को, आर्मी को, पेट्रोलिंग, मेंटेनेंस ऑफ डेजिग्नेटेड कैंप्स ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स, है ना। ये सारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसमें 90% रीइंबर्समेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब ब्लैंकेट विड्रॉल, अब देखिए, अब हम अगर ये कहें कि हटा दिया जाए बिल्कुल पूरी तरह से अफ्स्पा को, तो ये जो ब्लैंकेट विड्रॉल है ना, जो कंप्लीट विड्रॉल है अफ्स्पा का, ये फीजिबल नहीं लगता है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो इतना भी अभी कंट्रोल में नहीं आया है कि हम इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो इस पर एक विचार किया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन वाइज, यानी जिस जिस एरिया का अलग अलग पुलिस स्टेशन, उस रीजन में हम देख लें कि कहां कहां हम हटा सकते हैं। मतलब कि फेजेस में हम इसको अगर हटाना चाहें तो वो उस पर सोचा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस पर सोच रही है। और आपने देखा भी था, एक पैनल बनाया है कि नागालैंड में विड्रॉ करने के लिए वो उसको रिव्यू कर रहा है। तो फेजेस में इसका विड्रॉल पुलिस स्टेशन वाइज कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजन है जिसके वजह से ये कंटिन्यू भी हो रहा है। और देखिए कि फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, जब वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो हर्डल हैं इसके विड्रॉल में, तो यस इट कुड बी सेड। और कैसे विड्रॉल हो सकता है, तो फेज वाइज हो सकता है, पुलिस स्टेशन वाइज हो सकता है। ये सब एक जो है वो आपके कॉपी में आना चाहिए। लीगल डिबेट्स इस पर चलता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्या अफ्स्पा को एक्ट पास करना पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये केस जो था वो नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1997 में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने चैलेंज किया, और एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों ने कहा कि पार्लियामेंट कुड नॉट लेजिस्लेट ऑन व्हाट वाज एसेंशियली अ डोमेन ऑफ द स्टेट। जैसे पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, तो इस पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। तो ये पार्लियामेंट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया। द पिटिशनर्स हैड अलीज्ड दैट द लॉ वाज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, सिंस अफ्स्पा वाज अ मेजर इंटेंडेड टू अचीव द सेम रिजल्ट एज कॉन्टेम्पलेटेड बाय अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि अफ्स्पा का इंप्लीमेंटेशन इमरजेंसी जैसा लगता है, नेशनल इमरजेंसी जैसा, जो आर्टिकल 352 के अंदर। तो ये पिटिशनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एक्ट को कि पब्लिक ऑर्डर जब स्टेट लिस्ट का मैटर है तो इस पे पार्लियामेंट लॉ क्यों बनाई, और इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन रख दी कि लगता है मानो कि इमरजेंसी लग गई हो आर्टिकल 352 के अंदर, और सिविल फोर्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। जबकि सेक्शन 3 में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि आर्म्ड फोर्सेस जो होगा वो केवल एड में जाएगा, किसके, सिविल पावर के। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आर्म्ड फोर्सेस को, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होंगे। द चैलेंज वाज आल्सो ऑन द ग्राउंड्स दैट द लॉ वाज आर्बिट्ररी एंड कन्फर्ड वास्ट पावर्स दैट कुड बी मिसयूज्ड। यानी लॉ कैसा है, आर्बिट्ररी। तो ये मैटर में हमने ये एक स्टैंड देखा किसका, पिटिशनर्स का, कि वो क्या कह रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का विचार ये आया, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा और उन्होंने यूनानिमसली अपहेल्ड कर दिया लॉ को। यानी उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अपहेल्ड करना मतलब सपोर्ट करना लॉ को। ऑल्दो द कोर्ट अग्रीड, जबकि कोर्ट ये अग्री की, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द एड ऑफ सिविल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि आर्मी को भेज के सिविल पावर की मदद की जाएगी। इट हेल्ड दैट सच डिप्लॉयमेंट कैन बी परमिटेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड। इसलिए अगर एक्ट इस तरह का डिप्लॉयमेंट अलाउ कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। किस समय के लिए होगा, टेम्पररी पीरियड के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, एंड अंटिल अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मलसी वाज रिस्टोर्ड, जब तक कि नॉर्मलसी ना आ जाए।
तो ये परमानेंट पावर नहीं हो सकता। द कोर्ट सेड दैट while declaring a region as disturbed area, the opinion of the state government must be taken and there must be a periodic review of the situation. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर रही है तो किसका ओपिनियन लेना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का लेना चाहिए कि सिचुएशन वहां क्या है ऑन ग्राउंड पर, और पीरियोडिक रिव्यू करे 6-6 महीने पर। The conferment of the said power on the central government regarding declaration of areas to be disturbed area does not result in taking over the state administration। क्योंकि आर्मी जो है वो सिविल पावर की मदद करने जा रही है, ये नहीं कि आपने जाके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया और बाई अदर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। तो कोर्ट ये स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आर्मी केवल मदद की ले जा रही है, एक सीमित समय की ले जाएगी और रिव्यू इसका करना जरूरी है। The court also cautioned that the officer in the armed forces shall use minimum force required for effective action against the persons acting in contravention of the prohibitory order। यानी मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप फोर्स फायर कर सकते हैं, अगर डेथ भी हो जाए तो आप लायबल नहीं है, लेकिन डेथ जो होगा वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, उसके पहले आप उसको अरेस्ट करें, है ना, ये सारा कोशिश करें, यानी डेथ कम से कम हो। Redressal of complaints, a complaint containing an allegation about misuse। अगर कोई आरोप लगता है कि मिसयूज कर ली आर्म्ड फोर्सेस इस पावर को या अब्यूज कर रही है, बी थॉरोली इंक्वायर्ड इनटू, तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी, एंड इफ ऑन सुटेबली कंपेंसेटेड, और अगर ऐसा हुआ है तो कंपेंसेट किया जाना चाहिए सिविलियंस को, एंड द नेसेसरी सैंक्शन फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और अ सूट और अदर प्रोसीडिंग शुड बी ग्रांटेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द सेंट्रल एक्ट। यानी कि उन ऑफिसर्स जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किए हैं उनका सैंक्शन हो, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उन पर केस चले और उस पर उनको जो है वो सजा मिले अगर उन्होंने लॉ का वायलेशन किया। 1997 का जो वर्डिक्ट आया वो प्रोसीजर को स्पष्ट कर दिया अफ्स्पा के केस में, है ना, बट द इशू ऑफ इट्स मिसयूज स्टिल कम अप बिफोर कोर्ट्स। लेकिन अभी भी 1997 के बाद कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अभी 2021 के दिसंबर में नागालैंड में देखा गया कि फॉल्स ऑपरेशन हो गया। तो इन 2016 अ वर्डिक्ट बाय बेंच ऑफ जस्टिस मदन लोकुर और यूयू ललित ने कहा, on alleged fake encounters in Manipur, security personnel committing crime did not enjoy absolute immunity। अगर सिक्योरिटी पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर कमिट करते हैं क्राइम, ये दिखाते हुए कि वो लॉ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो लॉ को वायलेट करेंगे, तो उनको इम्यूनिटी नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। The law is very clear that if an offense is committed even by army personnel, there is no concept of absolute immunity। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ में। From trial by the criminal court, उनको भी ट्रायल में जाना पड़ेगा, CPC, CRPC उन पर लगेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। The verdict also called for a probe into alleged, इतने सारे केसेस आरोपित हैं, 1528 केसेस वायलेशन के हुए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर 2000 से 2012 तक 1528 केसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो कि फेक केसेस लगते हैं। तो इन पर जो है पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। और एक नॉर्थ ईस्ट की बहुत फेमस पर्सनालिटी इरोम शर्मिला जो कि कई बार फास्ट एंड टू डेथ पर गई हैं इन सब चीजों को सुधारने के लिए कि अफ्स्पा रिमूव किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं होप करता हूं कि ये समझ में आया होगा और अफ्स्पा के प्रोविजंस को आप लिखने में सक्षम होंगे। थैंक यू।